आज हम 11th मैथ्स में एक नया चैप्टर देखते हैं। वह है क्या? जैसे n 1 2 3 से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे n से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार W 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं और W से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर -इंफिनिटी टू -2 -1 0 1 2 से लेके अनंत तक की संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। तो ये हुआ पूर्णांक, ये हुआ पूर्ण संख्या, ये हुआ प्राकृत संख्या। इसके अतिरिक्त हम सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। आज हम एक नई प्रकार की संख्या का अध्ययन करेंगे। उस संख्या को क्या कहेंगे देखते हैं। जैसे हम 2 गुणित 2 करते हैं तो क्या मिलता है? 4। तो हम इसे कहते हैं 2 का वर्ग बराबर 4। तो 4 का वर्गमूल बराबर 2 हो जाएगा, यानी वह संख्या जिसका आपस में 2 बार गुणा करने से 4 मिला हो, उसी संख्या को 4 का क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। तो ऋण 2 का वर्ग देखिए आप, ऋण 2 गुणित ऋण 2 बराबर भी होता है धन 4। तो धन 4 का वर्गमूल भी क्या होगा? ऋण 2 होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4 का वर्गमूल बराबर धन ऋण 2। धनात्मक 2 भी हुआ, ऋणात्मक 2 भी हुआ। लेकिन क्या आप ऋण 4 का वर्गमूल बता सकते हैं? कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका आपस में 2 बार गुणा करने से ऋण 4 मिलता हो। तो प्रयास करते हैं। तो ऋण 4 को लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 2 गुणित 2। तो 2 तो 2 बार जोड़ी बना तो बाहर निकल गया, परंतु ये -1 रुक जाता है रूट के अंदर, यानी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। कक्षा 10वीं में हमने द्विघात वर्ग समीकरण पढ़ा था, जहां विविक्त कर d² -4ac <0 होता है। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि मूल काल्पनिक होगा, अर्थात ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में हो का वर्गमूल नहीं ले सकते, यानी ये काल्पनिक संख्या हुआ। परंतु यूलर नामक गणितज्ञ ने इसको यानी √-1 को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया और इसे आयोटा का नाम दिया। अब ये 2i जो हुआ, √-1 एक काल्पनिक संख्या है और उसके साथ 2 लगा हुआ है, तो 2i एक काल्पनिक संख्या हुआ। ठीक, अब एक वास्तविक संख्या लिए 4 और एक काल्पनिक संख्या लिए i। 3i भी ले सकते हैं, 2i भी ले सकते हैं। तो एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या के योग व अंतर से, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के योग और अंतर से जो नवीन संख्या हमको प्राप्त होती है, उसे ही हम सम्मिश्र संख्या के नाम से जानते हैं, या इसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसका एक भाग 4 वाला वास्तविक भाग कहलाता है और 3i वाला भाग काल्पनिक भाग कहलाता है, और इसको हम z द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब 4-3i अगर लिखा हुआ कोई सम्मिश्र संख्या है तो का क्रमिक युग्म हम कैसे लिखते हैं? क्रमिक युग्म के रूप में इसको निर्धारण करना हो तो 4-3 लिख दिए, तो ये सम्मिश्र संख्या 4-3i का क्रमिक युग्म होता है। उसी प्रकार ये धन 3y वाले भाग का अगर चिन्ह बदल करके 4-3i लिख दिया जाए
तो ये जेड के ऊपर ऐसा बार लगा देते हैं और बार जेड पढ़ेंगे और इसको कहते हैं जेड का संयुग्मी, जेड का संयुग्मी। ठीक, तो क्या बताया, समिश्र संख्या किसे कहते हैं, उसको क्रमिक युग्म के रूप में कैसे लिखते हैं और उसका संयुग्मी क्या होता है। ठीक, शून्य समिश्र संख्या किसे कहेंगे, तो शून्य समिश्र संख्या उसको कहेंगे जिसका वास्तविक भाग भी शून्य हो और काल्पनिक भाग भी शून्य हो। ऐसे समिश्र संख्या को हम शून्य समिश्र संख्या कहते हैं। इसके साथ ही साथ दो समिश्र संख्याएं मान लीजिए आपके पास हैं। एक समिश्र संख्या लेते हैं Z1 A1 प्लस B1I और दूसरा समिश्र संख्या लेते हैं A2 प्लस B2I। सपोज दोनों इक्वल है, Z1 इज इक्वल टू Z, यानी दोनों का कंपेयर करेंगे तो A1 प्लस B1I बराबर A2 प्लस B2I होता है। जब भी दो समिश्र संख्या बराबर हो तो ऐसी स्थिति में हमको वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के बराबर मानना होगा और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के। तो यहाँ Z1 Z2 दो समिश्र संख्या को हमने बराबर माना है, इसका मतलब होगा कि A1 इज इक्वल टू A2 तथा B1 इज इक्वल टू B2 होगा। तो समिश्र संख्या क्या है, उसका क्रमिक युग्म में निरूपण कैसे करते हैं और उसका संयुग्मी क्या है और दो समिश्र संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, इन चीजों पर यहाँ आपको जानकारी दी गई। इसके अलावा संयुग्मी समिश्र संख्या के कुछ गुण होते हैं, उन गुणों को यहाँ लिखते हैं। तो पहला गुण है संयुग्मी समिश्र संख्या के गुण Z बार, फिर इसको समझा रहा हूं क्या कहना चाहता है। तो Z अगर कोई संयुग्मी संख्या है, Z कोई समिश्र संख्या है तो उसके संयुग्मी का संयुग्मी वही संख्या प्राप्त होगी। एक समिश्र संख्या और उसके समिश्र संख्या का योग सदैव एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, इसीलिए लिखा है Z प्लस बार Z बिलोंग्स टू R। अब Z1 Z2 कोई दो समिश्र संख्या है और उसका योग या अंतर हो, पूरे का संयुग्मी उनके अलग अलग संयुग्मियों के योगफल के बराबर होता है। वही नियम उसके गुणा और भाग में भी, यदि दो समिश्र संख्याओं के गुणनफल का संयुग्मी उनके अलग अलग संयुग्मियों के गुणनफल के तुल्य होता है, भागफल के लिए भी यही नियम है। तो समिश्र संख्या किसे कहा गया, बताया गया। उसको क्रमिक युग्म में कैसे लिखेंगे ये भी आपको बताया। फिर अपन देखें कि एक समिश्र शून्य समिश्र संख्या किसे कहते हैं, फिर दो समिश्र संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं और संयुग्मी समिश्र संख्या का गुण क्या है। तो इस अध्याय में हमको आगे जो पढ़ना है, तो चूंकि संख्या है तो संख्या है तो गणित में मूलभूत संक्रिया जोड़ना घटाना गुणा भाग यही हम संख्याओं के साथ करते हैं। तो इस अध्याय में भी हमको जो आगे पढ़ना है, दो समिश्र संख्याओं का योग करना, अंतर करना, गुणा करना, भाग करना, इस अध्याय में हम विशेष रूप से सीखेंगे। पर इन बातों के दौरान आपको ध्यान होगा, मैं आपको बताया रूट ऑफ -1 जिसको आयोटा के नाम से प्रदर्शित किया गया, I इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। तो इसको आयोटा के नाम से जानते हैं। तो जैसे I स्क्वायर हुआ तो क्या होगा, रूट ऑफ -1 रूट ऑफ -1 तो क्या मिलेगा -1।
आई त्रिघात लेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर का -1 और ये आई है तो मिल गया -i। आई की घात 4 तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 तो +1। इन चारों को आपको ध्यान रखना है। आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i और आई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1। इतने जानकारी के बाद हम कम से कम पहला एक्सरसाइज बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्नावली 2B1। 2B1 के कुछ प्रश्नों को बताए गए जानकारी के अनुसार हम कैसे हल करेंगे यहां देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे i टू दी पावर -9, i टू दी पावर 19 दिया हुआ। अब मैं आपको i का स्क्वायर, i क्यूब, i टू दी पावर 4 केवल 4 मान याद रखने के लिए बोला और यहाँ आ गया i टू दी पावर 19। तो हमको करना क्या होगा, i टू दी पावर 4 लिखेंगे। अब 19 को आप 4 से भाग दीजिए तो 4 जो 16, शेष फल कितना बचा 3। तो i की घात 4 की घात 4 जो भागफल आया उसको फिर घात में चढ़ा दीजिए और गुणा लिखते हुए जो शेष फल आया उसको यहाँ लिख दीजिए। अब i टू दी पावर 4 का मान 1 हुआ, उसके पावर में लगा देंगे 4 और i त्रिघात बराबर लिखे थे -i। 1 का गुणा 4 बार करो या 400 बार एक ही आएगा और ये हुआ -1। तो इस प्रकार से i टू दी पावर 19 का मान हम निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं i टू दी पावर -37 है तो माइनस होने के कारण इसको हमको नीचे ला के लिखना पड़ेगा। i टू दी पावर -37 है तो 1/i टू दी पावर 37 लिखेंगे। अब 4 से भाग दोगे तो 4 निया कितना हुआ 36, 9 बार भाग देंगे तो 36 घटेगा तो शेष फल कितना बचा 1। तो उस 1 के लिए i लिखेंगे। अब i टू दी पावर 4 का मान 1 होता है और 1 की घात 9 भी करेंगे तो 1 ही मिलेगा, यानी क्या आया 1/i आया। तो 1/i के रूप में इसको नहीं छोड़ना है बल्कि इसके हर का परिमेयकरण करेंगे अर्थात i का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इस क्रिया को देखें 1/i i/i तो i एकम i और नीचे हुआ i का स्क्वायर i -1 तो -1 को ऊपर ले जा सकते हैं तो क्या मिला i टू दी पावर -37 का वैल्यू भी हमको कितना मिला -i। तो इस प्रकार आयोटा पर आधारित प्रश्नों को आपको हल करना होगा। शेष प्रश्नों को आप बना करके देखेंगे। निम्न में से दूसरा है प्रत्येक का संयुग्मी लिखिए। तो संयुग्मी लिखने का बहुत आसान तरीका है कि जो काल्पनिक भाग है उसके चिन्ह को बदलना है। यदि धनात्मक चिन्ह में काल्पनिक भाग है तो उसको ऋणात्मक लिख देना है और ऋणात्मक भाग में हो तो उसे धनात्मक लिख देना है। तो जैसे लिखा है 1 का संयुग्मी तो 1 का संयुग्मी। तो देखिए क्या इसमें आयोटा वाला पद है, नहीं है। तो जब है ही नहीं है तो उसको चेंज भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा 1 आ जाएगा। फिर है i का संयुग्मी तो i का संयुग्मी लिखेंगे तो इसमें वास्तविक भाग 0 है तो हमको चिन्ह किसका बदलना है काल्पनिक भाग का। तो i का चिन्ह बदलेंगे क्या हो जाएगा -i। और एक आसान सा सवाल देखते हैं -2 + 5i का संयुग्मी। तो इसके संयुग्मी में किसका चिन्ह बदलेंगे। तो नियम तो सबके लिए एक ही होगा, जो काल्पनिक भाग होता है उसके चिन्ह को बदलते हैं। तो -5 आई है तो उसको क्या लिखेंगे ऋण 5, लेकिन साथ में ऋण 2 को भी हमको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम संयुग्मी लिखते हैं। फिर तीसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्न क्रमित युग्मों को a + bi के रूप में लिखो। तो ये हुआ तीसरे का पहला। 2 - 3 क्रमित युग्म दिया है का
a धन b i रूप। तो क्या होगा, a की जगह 2 है और b की जगह -3। ये हमारा आंसर हो गया। तो एक एक नंबर के लायक एकदम छोटा छोटा प्रश्न है। उसके बाद चौथा देखिए, निम्न समिश्र संख्याओं को क्रमिक युग्मों के रूप में लिखिए। तो चौथे का पहला x + 2y का क्रमिक युग्म लिखेंगे। तो क्या होगा, x, 2y हो गया। तो ये भी बहुत आसानी से बन गया। फिर देखते हैं पांचवा नंबर, दो समिश्र संख्याओं को तुलनात्मक रूप में दिया हुआ है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए कहा गया। तो ये प्रश्न थोड़ा पांचवा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको देखिए। तो 2 प्लस, तो पांचवे का दूसरा लेता हूं। इस प्रकार से दिया हुआ है और पूछ रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बताया गया कि जब दो समिश्र संख्याएं बराबर हों तो वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के बराबर लेते हैं और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है, 2x, और राइट हैंड साइड में क्या, तथा इधर i का गुणांक कितना है, 3x धन y, और राइट हैंड साइड में 10। अब 2x + 4 यानी x = 2 हुआ। अब इस x के मान को यहां रखते हुए हल कर दीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया, x = 2 और y = 4। तो इसी प्रकार बाकी प्रश्नों को भी आप बनाएंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर घटाना भी दिया है, जोड़ना भी दिया है, तो बनाते हैं। छठवें का पहला, 9 धन 8i ऋण 7i धन 3। तो बहुत आसान है, कोष्टक खोल दीजिए। तो ऋण 7i ऋण 3 हुआ। तो हम जानते हैं समान पदों को ही आपस में जोड़ा और घटाया जाता है। तो 9 में 3 गया 6, और 8i में 7i गया तो 1i। तो ये बहुत आसान है जोड़ना घटाना। फिर इसमें दिया है तीसरे नंबर का 1 धन i 1 धन 2i गुणा करना है। तो 1 का गुणा दोनों से होगा और इस i का गुणा भी दोनों से होगा। 1 एकम 1 दूनी i एकम और 2i का स्क्वायर। तो 1 2i और i 3i हुआ, परंतु i² का वैल्यू क्या मिलता है, -1। उस -1 के कारण ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। अब 1 के 2 गए ऋण 1 धन 3i। तो इस प्रकार से इसका जोड़ना घटाना और गुणा हम 60 में देखते हैं। जो त्रिकोणमिति वाला है उसको बाद में बनाएंगे, उसको भी छोड़ते हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वें नंबर का, 1 + i to the power 5 1 + 1/i to the power 5 = 32 हमको प्रूफ करना है। देखते हैं। वन प्लस i to the power 5 और 1 + 1/i to the power 5 बराबर लाना है 32। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 धन i की घात 5 1 धन 1/i। तो ऊपर नीचे i का गुणा कर लो सबसे पहले। तो क्या होगा, 1 धन i की घात 5 1 धन i/i का स्क्वायर की घात 5 1 धन i की घात 5 और इस i² के नाम से -1 मिलेगा, जिससे ये प्लस किसमें चेंज हुआ, i। अब दोनों की घात कैसा है 5, तो उसको एक बार लिख दो ऐसा। अब a + b a - b बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग तो 1 मिला, लेकिन i² बराबर मिलता है -1।
जिससे यहाँ का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये घात में है 5। 1 घन 1 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। ठीक, फिर देखते हैं 9 10 में से एक तो बताते हैं आपको। तो 10वां ले लेते हैं, 1 ऋण आई बटे 1 धन आई बराबर लाना है माइनस आई। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, LHS लेने पर 1 माइनस आई और 1 प्लस आई। तो हर का परलीकरण करके देखते हैं। 1 ऋण आई बटे 1 धन आई, तो 1 ऋण आई बटे 1 ऋण आई। ऊपर हो जाएगा 1 ऋण आई का वर्ग और नीचे हो जाएगा 1 का वर्ग और आई का वर्ग। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और नीचे इस i स्क्वायर के नाम से हम माइनस जो है प्लस में चेंज हो करके 1 प्लस 1 आया। 1 i स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला -1 माइनस 2i और नीचे 1 प्लस 1 हुआ 2, -1 कैंसिल, 2i अपॉन 2 2 कैंसिल, तो आ गया -i। देखिए RHS बहुत आसानी से आ गया। इसमें लास्ट क्वेश्चन एक तो बचता है, उसको भी ले ही लेते हैं। ग्यारह नंबर का प्रश्न दिया है 1 घन आई 1 घन 2i 1 घन 3i 1 घन ni बराबर x घन yi, ये दिया है। तो सीधे है 2 × 5 × 10 × 1 घन n का वर्ग बराबर x का वर्ग धन y का वर्ग। तो इसके लिए थोड़ा सा आगे और एक गुण सीखे नहीं है, परंतु बताया जा सकता है। तो एक विशेष गुण इस सवाल को बनाने के लिए जो अपने को इस्तेमाल करना है वो यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए Z1 Z2 Z3 तीन समिश्र संख्या है, तो इनके गुणा का मापांक बराबर होता है इनके अलग अलग मापांकों का गुणन। ये मापांक का साइन है, और मापांक कैसे निकालते हैं हम आगे इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, परंतु इस सवाल में इसको यहाँ हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दिया है देख रहे हैं अपन, सिद्ध क्या करना है हो गया, और इस प्रॉपर्टी का हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो बाकी हिस्सा को मिटा करके मैं दिया है वो ले करके आगे बढ़ता हूँ। तो चूंकि ये दिया है तो दोनों तरफ मॉड साइन लगा दीजिए। तो यहां से क्लियर हो जाएगा। किसी समिश्र संख्या का मॉड यानी मापांक लेना मतलब रूट के अंदर उसके वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग लिखते हैं। यानी x प्लस वाई आई कोई समिश्र संख्या है तो मॉड ऑफ x प्लस वाई आई मतलब रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। वैसे इसमें पूरे में लगा है तो अपन लिखे थे Z1 × Z2 × Z3 सभी का मापांक मतलब उनके अलग अलग मापांकों का गुणन कर। तो इस प्रकार पहले इसको अलग करिए। 1 + i 1 + 2i 1 + 3i का मापांक
डैश 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 1 प्लस n का मापांक। अब इसका मापांक लेंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, डैश 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 इसका 1 का स्क्वायर n का स्क्वायर बराबर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और ये वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे राइट हैंड साइड में रूट हटेगा, इधर भी सबका रूट हटेगा और साथ ही साथ इसके अंदर जो संख्या है उसको सॉल्व करेंगे। तो 1 का वर्ग धन 1 तो ये हुआ 2 और वर्ग किए तो रूट हट गया, 2 दूनी 4 और 1 5 तो गुणित 5 आ गया, 3 किया 9 और 1 10 आ गया। इस प्रकार से आखिरी में मिलेगा 1 धन n स्क्वायर बराबर x का वर्ग धन y का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्नावली 2b1 कंप्लीट भी होता है। बाकी उदाहरण को आप और बनाइए और समझने का प्रयास करें।